हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं आप से एक एक लाइन बाय लाइन देखें। क्लियर है? चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन और देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज जरूर शेयर कर लीजिएगा और अभी तक शेयर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले पहले। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया हुआ है ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन ठो वेक्टर दिया हुआ है। ये इसको आपको राइट एंगल दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाँ सर सुने हैं, कभी भी दो साइड को जोड़ते हैं तो तीसरे साइड के बराबर आता है। सपोज कि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अब कोई भी मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो सर ए बी का स्क्वायर होगा प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ये होता है ना। बस इसी कंडीशन को हमको शो करना है। तो हमें ये नहीं कि किस टाइप का ये ट्रायंगल है, कोई भी साइड का हो सकता है। सिर्फ हमको ये दिखाना है कि दो साइड का मैं स्क्वायर करूंगा तो एक तीसरे साइड के बराबर होगा तो राइट एंगल हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर हो जाए, कभी इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर हो जाए। तो कोई भी दो साइड का जोड़ के एक तीसरे साइड के बराबर आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इतनी बात तो अच्छे से आप समझ रहे हैं। क्लियर है? हाँ भाई। अब आते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में जब भी इस तरह से तीन ठो दिया रहेगा पोजीशन टाइप में तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे दिखाते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए बड़ा सिंपल होता है, जो जो डाटा चाहिए पहले निकाल लो। ए बी बी सी ए सी, है ना। तो यहाँ पहले फर्स्ट हम लोग निकालेंगे ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर का मतलब होता है कि पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में आपको घटाना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का। अच्छा सर, मतलब जो लास्ट में रहेगा उसको पहले वाला में घटा देना उस वेक्टर को, है ना। तो बी वेक्टर में ए वेक्टर को घटा घटा के आपको लिखना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आप खुद से कॉपी पे लिखिएगा। पहले आप बी वेक्टर को पूरा उतार देना और फिर ए वेक्टर को उतार देना और आपस में घटा के देखना क्या आता है। क्या मैं जो लिखा वो सही आ रहा है गलत, है ना। यहां से देखो, अब बी में ए को घटाओ तो ये इसमें घटाएंगे तो 1 में देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। 1 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस, तो माइनस आई हो जाएगा। फिर -3 में माइनस जे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां बच जाएगा -2j। -5 में -1 गया -6k। ये निकल गया बेटा आपका ए बी वैक्टर। ठीक है। फिर क्या करेंगे? नंबर 2 में निकाल लेना बीसी वैक्टर। बीसी वैक्टर में फिर उसी तरह सी में बी को घटाओ, सी में बी को घटाओ, सी में बी को घटाओ। तो सी में बी को घटाते हैं, ये ला इसमें घटाओ तो 3 में 1 जाएगा 2i। -4 में -3 गया तो माइनस माइनस +3 होगा तो -j हो जाएगा। और यहाँ पे -4 में -5 जाएगा तो प्लस यानी +k हो जाएगा। ये निकल गया बीसी वैक्टर। थर्ड आप लोग निकाल लीजिए एसी वैक्टर या सी ए वैक्टर, जो भी निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ सी ए वैक्टर। ठीक है, सी ए वैक्टर निकालोगे, है ना। सी ए वैक्टर का मतलब है ए में सी को घटाओ, ए में सी को घटाओ, है ना। ए में सी को घटाओ तो ये ले इसमें घटा घटा के लिखो क्या होगा। तो देखो 2 में 3 जाएगा -i सर, -j में -4j जाएगा तो +3j हो जाएगा। और 1 में -4 गया माइनस माइनस प्लस यानी 5k हो जाएगा। यहां तक कोई डॉट नहीं होनी चाहिए और ना होना भी चाहिए। यहाँ कितना है? 4 है तो ये इसमें जाएगा तो हो जाएगा आपका -3 और माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा आपका सी ए, मतलब ए में सी को घटाना है, राइट। ए में सी को घटाना है तो यहाँ पे -4। चलिए सभी का क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नंबर 2 केस में क्या करना आपको? मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे पहले भी बताया हूं। तो देखो कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो एक एक करके सबका निकाल रहे हैं। जैसे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? तो ये देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर, कभी भी आई जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना होगा? 36 हो जाएगा, 4 40 और 1 41 हो गया। ये आपका आ गया इतना। क्लियर? उसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग बीसी वैक्टर। बीसी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1।
यानी बोले तो कितना हो गया, √6 हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए फिर निकालिए CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। CA का निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये बताइए कितना आएगा, और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 35। अब राइट एंगल दिखाने के लिए केस में क्या होता है कि कोई भी दो साइड का स्क्वायर करेंगे तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देख लो, यहीं से देख लो कि किसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आएगा, तो ये दोनों का सम आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ रहा है आपका BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो तो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे √41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 और 35 और 6 कितना होगा 41, तो दोनों साइड से वेरीफाई हो गया। तो ये कंडीशन को फुलफिल हो रहा है ना। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर A, B एंड C आर आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही आपको दिखाना था कि ये जो 3 वेक्टर हैं वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो फिर से समझा लेता हूं। कभी भी इस तरह से 3 वेक्टर दिया रहेगा, कभी कभी कोऑर्डिनेट में लिखा रहता। एक्चुअली ये किस टाइप से लिखा हुआ है, तो 2 - 1 1। बी में क्या लिखा हुआ है 1 - 3 - 5। सी में क्या लिखा हुआ है 3 - 4 - 4। इस तरह से वेक्टर का कभी कोऑर्डिनेट में लिखेगा तो वेक्टर में आप ऐसे लिख लीजिएगा, वेक्टर है तो खुद से अच्छी बात है ना। यहां से आप AB, BC, AC निकाल लेना, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना और स्क्वायर करके देखना कि किसमें 2 स्क्वायर करके तीसरे के बराबर आता है। जैसे मैंने √41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे 100, तो आ जाएगा 36 और 35 और 6 कितना होगा 41। तो ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन आ गया। और कभी भी दो साइड का स्क्वायर का सम एक तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो हमेशा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। यही बात आपको शो करना था। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2 वेक्टर का लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन दिया रहेगा, ध्यान से सुनो, इस टाइप का फॉर्म A1 वेक्टर प्लस लेमड़ा B1 वेक्टर एंड दूसरा इक्वेशन रहेगा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। कभी भी इसको बोलते हैं बेटा हम लोग इक्वेशन का लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किसमें, इन वेक्टर फॉर्म। बताएंगे आ गया ना वेक्टर फॉर्म। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो वेट करें, ये बता देंगे। ठीक है, और जो बच्चे आप नए हैं डायरेक्ट सीख रहे हैं तो समझिए वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ 2 लाइन है, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। ठीक है, कभी भी 2 लाइन के यानी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन दिया रहेगा और 2 लाइन दिया है और इसके बीच में आपको एंगल ज्ञात करना है। इसके बीच में क्या फाइंड करना है बेटा आपको, एंगल। तो हमेशा याद रखना 2 वेक्टर जैसे बीच में एंगल फाइंड करते हैं उसी तरह लाइन में भी हम लोग फाइंड करते हैं सेम एज, यानी cos थीटा बराबर हम लोग लगाते हैं B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ये तरीका होता है कभी भी 2 वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म में अगर है तो जो म्यू के बाद और लेमड़ा के बाद रहेगा ना वही आपका B1 रहेगा और B2 रहेगा। इधर वाला से कोई लेना देना नहीं है, A1 A2 से कोई लेना देना नहीं है हमको इससे। क्लियर है, सिर्फ इस कांस्टेंट का सर क्या लेमड़ा रहेगा वहां को जरूरी नहीं, वहां ST भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल है ना, कोई भी स्केलर नंबर यूज कर सकता है। तो ये देखना है कि एक कांस्टेंट के बाद उसको B1 मान लो पहला लाइन वाला, और जो सेकेंड वाला कांस्टेंट के बाद रहेगा उसको B2 वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस अब यहां से छाटिए, देयरफॉर B1 वेक्टर मान लेते हैं। तो बताइए B1 वेक्टर क्या मानना चाहते हैं, तो सर 3i हो गया, 2j हो गया प्लस 6k हो गया। और B2 वेक्टर क्या मानना चाहते हैं, हाँ सर i हो गया प्लस 2j हो गया प्लस 2k हो गया। सो देयरफॉर एंगल cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B1 डॉट B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। ये 2 लाइन आनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहे 2 लाइन तो उसके बीच में एंगल फाइंड करने का ही फॉर्मूला हो गया।
अब कहता क्या है कि b1 डॉट b2, तो बताइए b1 डॉट b2 का मतलब b1 वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 कितना है i है प्लस 2j है प्लस 2k है, ठीक। बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर b1 का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर इनटू b2 का मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, इन दोनों को i वाला i के साथ गुना करते हैं और i j लिखते नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में कभी भी i j नहीं लिखेगा, सिर्फ कॉफिशिएंट को गुना कर दो। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और नीचे देखो कितना आएगा 36 4 और 9 9 4 13 प्लस 36 और ये ला कितना आएगा 2 दूना 4 4 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे टोटल करेंगे 12 4 16 16 और 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ तो 19 हो जाएगा और 36 और 13 यानी 6 3 9 3 और 1 4 और रूट अंडर 9 यानी फाइनल करें तो 19 बाई 49 का 7 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, मतलब हो गया 19 बटा कितना हो जाएगा 21। अब सवाल आता है कि सर एंगल तो ऐसा कोई भी डिग्री नहीं है, तो जब कोई वैल्यू एंगल में नहीं रहेगा, जैसे अगर 1/2 रहता तो 30 डिग्री नहीं, सॉरी 60 डिग्री लिख देते, √3/2 रहता तो 30 डिग्री लिख देते, लेकिन ऐसा कोई एंगल में है क्या, नहीं है। तो जब इस तरह से निकल जाता है देयरफॉर cos थीटा बराबर हो गया 19/21, तो हम लोग फिर इसको क्या लिखेंगे थीटा बराबर cos इनवर्स। चलो मैं यहां लिख देता हूं। सो देयरफॉर cos थीटा बराबर निकल गया 19/21, तो लास्ट में क्या कर देना थीटा बराबर इधर cos इनवर्स लगा देना और 19/21 यही फाइनल आंसर कर देना। ये हो गया दो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का लाइन अगर दिया है तो एंगल ज्ञात करने का ये तरीका है। ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था सेक्शन बी में और आज भी ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि हर 2 सेट में अभी तक मैंने अपलोड किया है तो दोनों में एंगल पूछा है इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये अच्छे से क्लिक कर लें और ये दिमाग में डाल लें कि क्वेश्चन नंबर 13 इस फॉर्मूला से बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया 14 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी और काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी का, हर सेट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो मैं पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर कोई प्रोबेबिलिटी a/b है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, है ना। जो नीचे रहेगा उसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। सर अगर ए रहता तो ए से डिवाइड करते, तो यहाँ a/b हो या b/a हो तो यहाँ हमेशा a इंटरसेक्शन b रहेगा, लेकिन नीचे जो नीचे होगा उसी का प्रोबेबिलिटी से डिवाइड होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है ना, और इससे हर बार क्वेश्चंस आपको बना रहे, हर एक सेट में बन रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता है p वेक्टर दे दिया है, f का भी प्रोबेबिलिटी दिया है और e इंटरसेक्शन f का भी प्रोबेबिलिटी दे दिया है 2.0, ठीक। अब अगर ये चीज दिया है तो हमको निकालना है P A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी, P E बाय F का प्रोबेबिलिटी और P F बाय E का प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं यहां से कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी बात, एक फॉर्मूला और इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपको यूनियन निकालना है तो PA प्लस PB घटा देना इंटरसेक्शन को, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का निकालना है तो इंटरसेक्शन घटाएंगे, और अगर इंटरसेक्शन निकालना रहता तो इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो फिर यूनियन घटा देते। तो ये निर्भर करेगा कि डाटा किस हिसाब से दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बड़ी आसान क्वेश्चन होता है ये, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला का जो सोल्यूशन करेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी किसका E यूनियन F का, तो हम क्या करेंगे PE प्लस PF माइनस करेंगे इंटरसेक्शन वाली बात में, तो PE इंटरसेक्शन F। अब यहां देखो P का प्रोबेबिलिटी 0.6, PF की प्रोबेबिलिटी 0.3, P इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0.2।
यहां मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा 6 3 9 0.9 और माइनस 0.2, तो हो गया आपका फाइनल कितना 0.7। एक आंसर आपका समाप्त हुआ। क्लियर। नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ का मतलब क्या होगा, अगर ए बाई बी है तो इंटरसेक्शन बटा जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड, तो मैं कह सकता हूं पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा नीचे क्या है एफ, तो प्रोबेबिलिटी एफ वाला से डिवाइड कर देंगे। अब बताओ पी इंटरसेक्शन एफ कितना बेटा आपका 0.2 और पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितना है आपका 0.3। कहने का मतलब है 2/3 बचेगा, दशमलव हटाइएगा 2/3 होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है पी एफ बाई ई, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ए इंटरसेक्शन एफ लिखिए, और नीचे हो गया ई का प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, ठीक है ना, तो 0.2 और ई का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6। कहने का मतलब हट जाएगा तो 2/6, कहने का मतलब है 1/3। तो ये काफी आसान क्वेश्चन होता है, सेक्शन आपका ये हर एक बात दे रहा है प्रोबेबिलिटी का, और मस्ट है ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा आपको। बस इसी फार्मूला को आपको इस्तेमाल रहेगा, सारा डाटा दे देता है, बस आपको बैठा देना है। तो ये मैंने दोनों सेट मॉडल में देखा है, अब देखेंगे आगे मॉडल सेट में क्या दिया है नहीं दिया है ना। फिलहाल तो 2 सेट में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पूछ दिया है। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन सेक्शन सी का, जो मैंने सॉरी बी का जो कंप्लीट करवा दिया है ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से वॉच कर ले और कॉपी में नोट कर ले और रिवीजन करके अपना एग्जाम देने जाए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है, बता देता हूँ। जेक ने आज एक जारी भी किया था कि अगर आपको ये भी मतलब सारे मंत्री लोग मिलके एक जो लेटर आया हुआ है ऑफिशियल लेटर, उसमें सभी लोग साइन किए और ये कहा गया हर एक स्कूल में कि जो मॉडल सेट जारी किया गया, आज तक कभी भी नहीं बोलता था ना, लेकिन इस वर्ष जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसको आपको प्रैक्टिस करवानी है प्रत्येक बच्चे को, है ना। तो पूरे स्कूल में दबाव है, इसका मतलब वो हिंट दे दिया है कि कहीं ना कहीं मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये आप अच्छे से इसको वॉच कर लें और जैसे भी करना है आप अच्छे से इसको समझ जाएं और रिवाइज कर लें और अपना एग्जाम का क्लियर करें, ठीक है। और रूटीन भी आ गया है, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।